the stars. नमस्कार, चलिए सीधे आज के इस इन्वेस्टिगेटिव केस स्टडी में उतरते हैं। 2022 से 2026 के बीच पाकिस्तान में हुए अननोन गनमैन या अज्ञात बंदूकधारियों के एक बेहद दिलचस्प और असामान्य फेनोमेनन का हम ओपन सोर्स डेटा के जरिए विश्लेषण करेंगे। अक्सर खबरों में अलग अलग घटनाओं का जिक्र होता है, लेकिन जब उन सबको एक साथ जोड़ा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से हो रहे इन एलिमिनेशंस के पीछे आखिर कनेक्शन क्या है। अगर 2022 से 2026 तक के आंकड़ों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखा जाए तो इस जटिल जाल की परतें अपने आप खुलने लगती हैं। बिना किसी अटकलबाजी के सिर्फ पब्लिक डोमेन में मौजूद डेटा के आधार पर आज हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पूरी चर्चा को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। पहला, एलिमिनेशन का एक पैटर्न। दूसरा, घटनाओं की टाइमलाइन। तीसरा, टारगेट्स की प्रोफाइलिंग। चौथा, हमलों का भूगोल। पांचवां, तरीकों का विश्लेषण। और छठा, सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एलिमिनेशन का एक पैटर्न। सीधे कच्चे डेटा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, पिछले 4 सालों में स्रोत सामग्री के अंदर पूरे 32 अलग अलग हाई प्रोफाइल एलिमिनेशंस दर्ज किए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित पैटर्न सेट कर रहा है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, घटनाओं की टाइमलाइन और इस पूरे मामले में कैसे और कब अचानक से तेजी आई। अगर इस पूरी टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझा जाए तो मार्च 2022 में पहली बड़ी घटना सामने आती है, लेकिन असली तेजी या कहें एस्केलेशन शुरू होता है सितंबर 2023 से, और दिसंबर 2023 आते आते ये घटनाएं अपने पीक पर पहुंच जाती हैं। फिर एक बहुत ही दिलचस्प शिफ्ट देखने को मिलता है। जनवरी 2026 के आसपास अचानक से रहस्यमयी सड़क दुर्घटनाएं होने लगती हैं, और फिर अप्रैल 2026 में घटनाओं में एक नया और तेज उछाल आता है। तीसरा हिस्सा काफी अहम है, टारगेट्स की प्रोफाइलिंग। मतलब इन नेटवर्क्स के अंदर आखिर निशाना बनाया किसे जा रहा है। अगर इन व्यक्तियों को उनके आतंकी संगठनों के आधार पर बांटा जाए तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। टारगेट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अल-बद्र, खालिस्तान कमांडो फोर्स और आईएसआई से जुड़े कुछ मिलिट्री हैंडलर्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। मतलब फोकस बहुत ही स्पेसिफिक नेटवर्क्स पर है। अब अगर इन टारगेट्स को उनके प्राइमरी फंक्शन के हिसाब से कैटेगराइज किया जाए तो पता चलता है कि सिर्फ मिलिट्री कमांडर्स ही रडार पर नहीं हैं। फाइनेंसिंग और लॉजिस्टिक्स संभालने वाले जैसे लश्कर के अब्दुल रहमान और आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद, इनका भी नाम है। रिक्रूटमेंट और विचारधारा फैलाने वाले जैसे बिलाल आरिफ सल्फी भी शामिल हैं, और मिलिट्री कमांडर्स में शाहिद लतीफ जैसे नाम तो हैं ही। यानी पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने का एक पैटर्न दिख रहा है। चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हमलों का भूगोल या इन घटनाओं की मैपिंग। लोकेशन के हिसाब से डेटा को देखने पर मुख्य रूप से 3 बड़े क्लस्टर्स साफ नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध प्रांत का एक प्रमुख शहर कराची। इन जगहों के हिसाब से कुछ खास ऑपरेशनल पैटर्न भी समझ आते हैं। कराची में हमें हाई प्रोफाइल अर्बन एलिमिनेशंस देखने को मिलते हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर और डेरा इस्माइल खान में एम्बुश या घात लगाकर गोलीबारी ज्यादा आम है। पंजाब में मुरीद के और बहावलपुर जैसे संगठनों के मजबूत गढ़ों के पास घटनाएं होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ एकाध घटनाएं बॉर्डर पार करके नेपाल तक भी पहुंची हैं। पांचवां हिस्सा है इन ऑपरेशंस के तरीकों या मोडस ऑपरेंडी का विश्लेषण। इन एलिमिनेशंस के तरीकों को कंपेयर करें तो 2 अलग अलग अप्रोच दिखती हैं। एक तरफ है डायरेक्ट एक्शन, जिसमें अज्ञात बंदूकधारी सीधे तौर पर गोलीबारी करते हैं, और दूसरी तरफ है कवर्ट आउटलायर्स, यानी ज्यादा गुप्त तरीके जैसे रहस्यमयी परिस्थितियां और सड़क दुर्घटनाओं के रूप में छिपाए गए हिट एंड रन के मामले। इन तरीकों को अगर उनकी फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट के आधार पर रैंक किया जाए तो नंबर 1 पर आता है अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोलीबारी। 25 से ज्यादा मामलों के साथ ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। दूसरे नंबर पर हिट एंड रन के मामले हैं, जो भले ही कम होते हैं लेकिन ये इनकार करने की गुंजाइश छोड़ देते हैं। और तीसरे नंबर पर रहस्यमयी तरीके से मृत पाए जाने के मामले हैं, जो संगठनों के अंदर एक गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करते हैं। इस हिट एंड रन वाली रणनीति का एक बहुत ही सटीक उदाहरण अप्रैल 2026 का मामला है।
बहावलपुर में एक अज्ञात ड्राइवर ने जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर को टक्कर मारी और कुचलकर फरार हो गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे पारंपरिक गोलीबारी के बजाय वाहनों का भी बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर, सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा, यानी घटनाओं के बाद नैरेटिव को कैसे सेट किया जाता है। ये डेटा एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन दिखाता है। वो लोग जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा का हिस्सा थे, जैसे असदुल्ला वलीद जो एक वीडियो एडिटर था, या मुश्ताक जो वायरल वीडियो के लिए जाना जाता था, ये भी टारगेट्स में शामिल हैं। और एक और अहम बात, अक्सर सोशल मीडिया पर आधिकारिक पुष्टि होने से पहले ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत की खबरें सबसे पहले फैलने लगती हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि सोशल मीडिया रिपोर्टिंग से पब्लिक परसेप्शन कैसे बनता है। जब असदुल्ला वलीद की सड़क दुर्घटना में मौत हुई तो तुरंत ही इसे एक रहस्यमयी घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया। ये दिखाता है कि कैसे एक सामान्य सी दुर्घटना भी प्रोपेगेंडा के जरिए एक रहस्यमयी एलिमिनेशन का रूप ले लेती है। अब सवाल ये है कि ये सब ट्रैक कैसे हो रहा है। इसका जवाब है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, या जिसे ओसिंट कहते हैं। ये पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी को इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने का एक बेहद व्यवस्थित तरीका है। जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स इसी ओसिंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ऐसे पैटर्न्स को समझ सकते हैं, वो भी बिना किसी खुफिया जानकारी पर निर्भर रहे। इसके लिए एक बड़ा ही सीधा सा ढांचा तैयार किया जा सकता है। स्टेप 1, अलग अलग घटनाओं का कच्चा डेटा एकत्र करें। स्टेप 2, टारगेट्स को उनके संगठन और काम के हिसाब से कैटेगराइज करें। स्टेप 3, जगहों और हमलों के तरीकों की मैपिंग करें। और स्टेप 4, सोशल मीडिया पर बन रहे नैरेटिव का विश्लेषण करें। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम और सोचने वाला सवाल छोड़कर जाते हैं। ऐसे वक्त में जब ओपन सोर्स ट्रैकिंग इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, ये रहस्यमयी एलिमिनेशंस इन संगठनों की कमजोरियों के बारे में क्या बताते हैं? जब सारा का सारा डेटा और पैटर्न्स सबके सामने खुलेआम मौजूद हैं, तो फिर ये ऑपरेशंस आखिर कब तक एक रहस्य बने रह सकते हैं? ये निश्चित ही एक गहरा और विचारणीय प्रश्न है। The universe is filled with mysteries, and this is only the beginning.